Hello everybody, my name is Manasvi Sharma and I have obtained rank 101 in this year's UPSC Civil Services examination. My optional is psychology and I have obtained 300 marks this year in my optional, and many of my friends and many candidates have asked what was the strategy and some basic questions regarding the preparation of this optional. So I am trying to make this video to address a few of those questions. So these are the basic questions that I am going to address, starting from the sources. So paper one, I think there are three basic books that can be followed. It is up to the candidate which one is going to be your base book. Generally, बैरन इसी को ही बेस बुक बनाया जाता है, बट कुछ एक इसमें टॉपिक्स हैं जो नहीं हैं, कुछ टॉपिक्स बहुत ही अच्छी तरह एक्सप्लेन्ड हैं, बहुत अच्छे उसमें एग्जाम्पल्स हैं, केस स्टडीज़ हैं। तो दो बुक्स जो हैं वो हम इसमें फॉलो कर सकते हैं। एक को जैसे हम बैरन को अगर हम अपनी बेस बुक बना लेते हैं, देन ईदर सिसरेली और हिलगार्ड एंड एटकिंसन, इनमें से एक जो है वो सप्लीमेंट्री बुक आप बना सकते हैं। आई वुड प्रेफर सिसरेली, क्योंकि बहुत ही एग्ज़ाम फ्रेंडली तरीके से ये किताब लिखी गई है। एंड बैरन बेस बनाइए, इससे वैल्यू एडिशन आप कर सकते हैं। मॉर्गन एंड किंग भी एक और किताब है, लेकिन वो थोड़ी पहली पुरानी की लिखी हुई है, तो आई थिंक दिस विल सफाइस फॉर आर एग्जाम पर्पसेस। फॉर पेपर टू आई थिंक मार्केट में एक ही बुक अवेलेबल है, वो है स्मारक स्वयं, एंड आई थिंक इट टिक्स मोस्ट ऑफ द बॉक्सेस जितना बेसिक मटेरियल रिक्वायर्ड है इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि आंसर राइटिंग में वी कैन गो अ नॉच हायर। बेसिक्स यहाँ से कवर हो रहे हैं, लेकिन किस तरीके के आपको एग्जाम्पल्स ऐड करने हैं, किस तरीके का डेटा ऐड करना है, वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं अदर सोर्सेज से यू हैव टू सप्लीमेंट इन योर आंसर्स। वील कम बैक टू दैट। देर इज़ अ बुक ऑन सोशल साइकोलॉजी बाय AK सिंह सर। इट इज़ अ वंडरफुल बुक जिसमें कि सोशल साइकोलॉजी के मोस्ट ऑफ द एस्पेक्ट्स आर कवर्ड। हमारे सिलेबस में एज इट इज़ मैंशनड है, तो आई वुड सजेस्ट कि ये ज़रूर फोकस करें, जैसे लीडरशिप हो गया या ग्रुप साइकोलॉजी की, जहाँ पर जितनी भी एरियाज आते हैं और जितने भी एरियाज हमारे सोशल साइकोलॉजी के हैं, प्रेजुडिस हो गया, स्टीरियोटाइपिंग हो गया, बहुत अच्छी तरह 0 से 100 तक वो उसमें एक्सप्लेन्ड है। इंडिया स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स, योर NCERT, आई थिंक ये सबसे पहले आपको कवर करना है। इसमें बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत ही अच्छे डायग्राम्स हैं और कॉन्सेप्ट बिल्कुल ABC से समझाया हुआ है। तो आई थिंक मैं बार बार अपनी NCERT को ही रेफर करता था जब भी मुझे कहीं पर कंफ्यूजन होती थी या मुझे अपनी आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करना है। आई यूज टू गो बैक टू NCERTs। यहाँ से कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हुई, यहाँ से इंडियन एग्जाम्पल्स आए, यहाँ से आपकी जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं वो कवर हो रही है, क्योंकि एक चैप्टर में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन से वो समझा रखा है, तो वो आपके आंसर की डायमेंशन भी बनती है। डायग्राम्स भी बहुत अच्छे दिए हुए हैं और इंडियन जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा इसमें मेंशन करा हुआ है। तो ये जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स और ये जो मैंने सारी चीज़ें बताई हैं, ये NCERT से आती हैं। दिस इज नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3। ये आपकी अप्रोच इस पेपर के लिए मेरे ख्याल से सोर्सेज के लिए रहनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, कुछ टॉपिक्स अभी भी रह जाते हैं, उसके लिए एक बुक आती है एजुकेशन एंड स्टैटिस्टिक्स बाय SK मंगल सर। सिर्फ और सिर्फ जो टॉपिक्स रह गए हैं उसके लिए आप ये बुक रेफर कीजिए। BK मिश्रा सर की एक बुक आती है, मेरे हिसाब से इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस किताब के लिए, लेकिन जस्ट फॉर लास्ट मिनट रेफरेंस, कुछ नहीं मिला है कहीं से तो मैंने ये चीज़ रेफर करी हुई थी। मेरे जो नोट्स हैं UPSC के सिलेबस के हर एक टॉपिक सब टॉपिक के लिए मेरे पास अपने हैंड रिटन नोट्स हैं इन सोर्सेज से। EPG पाठशाला, ये एक सोर्स है जो डायनामिक
जो टॉपिक्स आजकल आ रहे हैं हमारे यूपीएससी एग्जाम में, वो यहाँ पर कवर्ड हैं। इग्नू के रिसोर्सेज भी बहुत अच्छे हैं। तो मैंने ये सारी चीज़ें मेंशन कर दी हैं ताकि एक होलिस्टिक आपके पास बुक लिस्ट रहे जिसको हम फोकस कर सकते हैं। मैं नहीं कहता कि आपको ये सब पढ़ना है। पढ़ने के लिए हमने ये बता दिया कि हमको यूपीएससी का सिलेबस जो है सिर्फ उसके ऊपर नोट्स बनाने हैं। किसी भी सोर्स से आपको उन सब टॉपिक्स के ऊपर नोट्स बनाने हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट हम एग्जाम्पल्स ऐड करेंगे, ऑन टॉप ऑफ दैट हम डायग्राम्स ऐड करेंगे, ऑन टॉप ऑफ दैट हम वैल्यू एडिशंस ऐड करेंगे। एक क्वेश्चन मुझे काफी लोगों ने पूछा है कि जो अ, अपनी साइकोलॉजी ऑप्शनल की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं कि सर फाउंडेशन के लिए हम क्या करें, क्या हमें कोई कोचिंग रिक्वायर्ड है या हम इस ऑप्शनल को खुद से कर सकते हैं। तो आई थिंक अगर किसी भी ऑप्शनल की बात करें, कर तो खुद कुछ भी सकते हैं, लेकिन अगर आपको बहुत ही अच्छी होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए इस ऑप्शनल के लिए, तो आप एक फाउंडेशन कोर्स ज़रूर ज्वाइन करें। क्रोम आईएस की मैम है रविका मैम, उनका एक बहुत अच्छा कोर्स है जो कि मोस्ट ऑफ द एरियाज कवर करता है। तो ऑन टॉप ऑफ माय माइंड ये मेरे को एक जो फाउंडेशन कोर्स है वो याद आता है। या टेस्ट सीरीज मैम के पास भी है, टेस्ट सीरीज संकेत जैन सर के पास भी है, तो आप वो चीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, टेस्ट सीरीज पर हम अभी आएंगे। तो फाउंडेशन कोर्स का यही बेनिफिट है कि आपको एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी और इंटरलिंकेजेस कैसे बनाने हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ कैसे आपको अपने आंसर्स को जोड़ना है, और एग्जाम रेलेवेंट पढ़ाई जो है वो बहुत जरूरी है। वो फाउंडेशन से आप कर सकते हैं क्योंकि टीचर को बहुत साल का एक्सपीरियंस है। हैविंग सेड दैट, जरूरी नहीं है कि हर किसी को एक फाउंडेशन कोर्स की रिक्वायरमेंट हो। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो आपके फ्रेंड फिलोसोफर गाइड हैं, आप उनको फॉलो करिए और जो मैंने सोर्स लिस्ट बताई है उसको रिलीजियसली उससे आप अपने नोट्स बना लीजिए, वो भी आप कर सकते हैं। सारा इशू है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का। अगर किसी के पास पैसे हैं जो स्पेंड कर सकते हैं अपने एफर्ट को कम करने के लिए, वो फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करिए, डेफिनेटली उससे बेनिफिट हो सकता है। और जिनको लगता है कि नहीं हम खुद कर लेंगे, वो भी उतना ही अच्छा कर सकते हैं। बहुत लोगों की बहुत अच्छी रैंक आई है जिन्होंने खुद पढ़ाई करी है। कुछ लोगों का ऑनर्स या बीए कोर्स जो है वो साइकोलॉजी का ही होता है, तो उन लोगों को शायद मेरे ख्याल से फाउंडेशन कोर्स की ज़रूरत नहीं है, उनको सीधा ही एडवांस लेवल पर आना है, क्योंकि वो अपनी आंसर राइटिंग जो है वहाँ शुरू करें, क्योंकि बेसिक्स उनके ऑलरेडी 3 साल के कोर्स में कवर्ड हैं। तो यू सी द सिचुएशन दैट यू आर इन एंड उसके बाद डिसाइड कीजिए कि कौन सा फाउंडेशन कोर्स है। मैंने आपको जैसे एग्जाम्पल बताया वहां पर आप ज्वाइन कर भी सकते हैं। देन उसके बाद इशू इज विद रिस्पेक्ट टू टेस्ट्स। मार्केट में बहुत कम मेरे हिसाब से क्रेडिबल सोर्सेज हैं जहां के टेस्ट्स बहुत अच्छे हैं। ये टेस्ट सीरीज थोड़ी कई बार एक्सपेंसिव भी होती है, तो इज इट वर्थ इट? उन टेस्ट्स की इवैल्यूएशन की क्रेडिबिलिटी क्या है? सॉल्यूशंस कितने अच्छे हैं? एग्जाम ओरिएंटेड वो सॉल्यूशन हमें मिलते हैं या कहीं ना कहीं से किसी वेबसाइट से कॉपी पेस्ट होकर वो आ गए हैं? तो ये जनरली कंसर्न रहती है, ये मेरी भी कंसर्न थी। लास्ट ईयर मैंने क्रोम आईएस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी और मेरे मार्क्स अराउंड 245 रहे थे। तो जब मैंने 3 बार मेंस लिखा है। जब मैंने फर्स्ट टाइम मेंस लिखा था तो भी मेरे 240s में नंबर आए थे, मेरा 50 मार्क्स का पेपर छूट गया था। मुझे लगा था कि जब 50 मार्क्स का छूट गया और मुझे पेपर आता है तो मैं अगर कंप्लीट भी करूंगा तो मेरे मार्क्स बढ़ जाएंगे, 270 275 तो हो ही गए हैं। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम मैंने पेपर बहुत अच्छी तरह तैयारी करके दिया, सब आंसर राइटिंग की, तो मेरे 245 246 के आसपास दोबारा से मार्क्स अटक गए। तो मुझे लगा कि यार टेस्ट तो लिखे हैं लेकिन उससे इतना आउटपुट नहीं आया फॉर सम रीजन। वो रीजन तब क्लियर नहीं था, सॉल्यूशंस की कमी थी। ऑल्दो आई रोट माई टेस्ट ऑन क्रोम आईएस, वहां पर जो आप क्वेश्चंस लिख रहे थे उसी के ऊपर ही फीडबैक आपको मिल रहा था। जो क्वेश्चंस मैंने नहीं अटेम्प्ट करे हैं, फॉर एग्जांपल एक टेस्ट में 29 क्वेश्चंस होते हैं, हमको 19 ही अटेम्प्ट करने होते हैं,
तो जो मैंने अटेम्प्ट करे हैं उसका फीडबैक तो मेरे पास आ रहा है, लेकिन बाकी के जो 10 क्वेश्चंस जो मैंने नहीं अटेम्प्ट करे हैं वो ही तो मुझे नहीं आते ना, मुझे उसी का मटेरियल चाहिए। तो ये कंसर्न मैंने रेज करी भी थी, अभी भी मैंने जो इंस्टीट्यूट है द सेड इंस्टीट्यूट उनके साथ मैंने बात करी है। तो उनको लगता है कि ये चीज़ है जो बाकी जो ऑप्शनल्स हैं, क्योंकि कंपटीशन इज नॉट विद इन साइकोलॉजी ऑप्शनल, कंपटीशन इज विद ऑल द अदर ऑप्शनल्स ना। तो अगर उनको वो एडवांटेज है, उनको वैल्यू एडिशन बहुत अच्छा मिल रहा है, उनको सॉल्यूशंस बहुत अच्छे मिल रहे हैं, यार साइकोलॉजी ऑप्शनल में भी हमें चाहिए। तो ये कंसर्न मैंने रेज करी और मुझे लगता है कि ये एड्रेस कहीं ना कहीं हो जाएगी। इस साल जो है मेरा फोकस वाज ऑन एब्सोल्यूट आंसर राइटिंग। मैंने सभी पिछले 15 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं अपने हाथ से उनके सॉल्यूशंस लिखे हैं। बहुत सारी थीम्स रिपीट होके आ रही थी। काफ़ी टॉपर्स ने थीम वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी डाला हुआ है क्वेश्चंस का, तो वहाँ से आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। मैंने प्रिंट आउट निकाल लिया, एक टॉपिक को पढ़ा, उसके कई टॉपिक्स में जैसे मेमोरी है या पर्सनैलिटी है, उसमें आपको अराउंड 30-40 क्वेश्चंस मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप फैक्टोरियल एनालिसिस लगाएंगे तो उससे पता चलेगा कि यार ठीक है 30-40 क्वेश्चंस तो हैं, लेकिन जो रिकरिंग थीम है वो 14-15 या 20 तक ही मैक्सिमम है। वो सारे क्वेश्चंस आप अपने हाथ से लिख लीजिए। जब आप उन सभी क्वेश्चंस को लिख लेंगे तो आपके अंदर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी आएगी और कॉन्फिडेंस भी इंस्टिल होगा। यार ये जो मेजर क्वेश्चंस बन सकते हैं वो तो मुझे ऑलरेडी आते हैं ना, मैंने उन पे बहुत अच्छे आंसर लिख भी लिए। मैं तो कहता हूं कि उन क्वेश्चंस उन आंसर्स को बेशक टाइम बाउंड तरीके से मत लिखिए, ये आपके नोट्स के ऊपर फर्दर एडवांस्ड नोट्स बन रहे हैं फॉर द टॉपिक्स विच आर मोस्ट डियर टू यूपीएससी। जब 5 डेज की मैं आगे बात करूंगा कि जीएस टू ऑप्शनल के बीच में जो 5 दिन मिलते हैं मेंस में, उसमें क्या करना है, तो जो हमारे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मैं आपके तैयार करवा रहा हूँ जो आंसर राइटिंग के थ्रू, ये बहुत ही ज़्यादा आपको हैंडी आएंगे। क्योंकि मेरे को रिवीजन में उसने बड़ा हेल्प करा था, मेरे जो नोट्स थे वो काफ़ी बल्कि हो गए थे क्योंकि मेरे अपने हैंड रिटन नोट्स हैं हर एक टॉपिक पर। लेकिन जब 5 दिन होते हैं तो उसमें भी आपको 3 बार रिवाइज करने हैं अपने नोट्स, तो एक एक लाइन एक एक पेज आप नहीं पढ़ पाते हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर जब आपने खुद ही आंसर राइटिंग करी हुई होगी, उसके अंदर आपने खुद ही वैल्यू एडिशन भी करा होगा, तो इट वुड हेल्प यू टू रिवाइज ऑल द रेलेवेंट पॉइंट्स। कॉन्सेप्ट तो आपको क्लैरिटी ऑलरेडी है ही, तो उसमें चाहिए क्या, वैल्यू एडिशन, जो हम जनरली भूल जाते हैं। अगर मैं अपने 50 पेज के इंटेलिजेंस के नोट्स को रिवाइज कर रहा हूँ या मैं 50 पेज के अपने मेमोरी के जो नोट्स हैं उनको रिवाइज कर रहा हूँ, उसमें बहुत दिक्कत होने वाली है। लेकिन मुझे पता है कि यार ये 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, वो रिवाइज करने में आधा घंटा चाहिए। और जितना डायग्राम वैल्यू एडिशन या जो भी मेरे को टेस्ट सीरीज में इवैल्यूएशन में फीडबैक मिला है वो सब मैंने उन क्वेश्चंस में डाल दिया, वो सब मेरा तैयार हो गया। आधे आधे घंटे में आप सब कुछ रिवाइज करते जाओगे फटाफट फटाफट। इससे आपकी जो यूज वैल्यू ऑफ कंटेंट है वो भी बढ़ता है, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कि यार मैंने उन 5 दिनों में 3 बार रिवाइज कर लिया और सारे रेलेवेंट क्वेश्चंस रिवाइज कर लिए। हमारे ऑप्शनल्स की यही सबसे कमाल की बात है कि रिपीट क्वेश्चंस काफी आते हैं। कई बार तो एग्जैक्ट ही आ जाते हैं, कई बार थीम्स तो रिपीट होती ही होती हैं। ठीक है, तो हमने इवैल्यूएशन और सॉल्यूशन की बात करी है। तो इस साल जो है मैंने संकेत जैन सर की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी, और जो मेरे पास पुराने क्रोम आईएएस के टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस थे, कुछ मैंने वाजीराम के पुराने मेरे जो फ्रेंड्स थे उनसे मैंने उनके टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस मंगवा लिए थे, प्लस जो मैंने अभी आपको बताया कि 10 से 15 साल के अपने जो पीवाई क्यूज हैं वो सॉल्व कीजिए। और जो भी आपको सॉल्यूशन मिल रहा है, पहले तो जो आपने आंसर लिखे हैं उसके अंदर जो फीडबैक है उसको इनकॉर्पोरेट कीजिए। और जो क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट करें आपने, वो क्यों नहीं करें, क्या उसमें कुछ नई चीज़ है जो आपने नहीं पढ़ी है, तो वो कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए। बहुत सारे ऑनलाइन सोर्सेज हैं, आप कोई भी कॉन्सेप्ट को गूगल करिए, शुरू के 3-4 एरियाज आपके पास आ जाएंगे और फटाफट बहुत ही अच्छी तरीके से वो विजुअलाइज भी करा देंगे। आपको यूट्यूब पे वीडियोस भी मिल जाएंगी, बहुत सारे टॉपर्स की भी और बहुत सारी अच्छे सोर्सेज की भी, जो आपको विजुअलाइज करके समझाएंगे साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स। तो गूगल का जुडिशियस यूज करिए उन एरियाज के लिए जो आपके एरियाज वीक हैं। तो पीवाई क्यूज भी कहीं ना कहीं एड्रेस हो गए हैं कि पीवाई क्यूज कितने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सारी थीम्स जो हैं दे आर रिकरिंग इन दी एग्जाम, बार बार घूमकर क्वेश्चन आते हैं। जैसे अनोवा है,
एवरीबडी नोज टू वे अनोवा या वन वे अनोवा जो है वो आना ही आना है। तो यार वो बहुत अच्छी तरह तैयार होना चाहिए ना। उस चीज को हम क्यों छोड़ रहे हैं? मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने उस चीज को छोड़ दिया कि यार ये तो स्टैटिस्टिक्स या उसका पार्ट है, मेथड्स का पार्ट है, तो हम नहीं कर पाएंगे, या मेथड्स वाला जो रिसर्च मेथड्स वाला जो चैप्टर है ये तो बड़ा टफ होता है, हम नहीं कर पाएंगे। यार हमें पता है ना कि कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार, उनको गूगल कर लो, उनको तैयार कर लो, उनको एग्जाम्पल्स के साथ तैयार करो, क्योंकि वो बहुत लिमिटेड ही सवाल है। मैंने टू वे अनोवा का क्वेश्चन करा था, उसमें मैंने एग्जाम्पल के साथ उसको अटेम्प्ट करा। मुझे लग रहा था कि मेरे हिसाब से वो सबसे अच्छा क्वेश्चन है, सबसे अच्छा मेरा आंसर रहा है, और मेरे ख्याल से मेरे मार्क्स में भी वो रिप्रेजेंट कर रहा है। सॉरी, मैं अपने मार्क्स बताना भूल गया। मेरे साइकोलॉजी में मार्क्स आए हैं 300, जिसमें कि पेपर 1 में मेरे हैं 163, पेपर 2 में है 137। तो 163 जो है वो मार्क्स इन्हीं रीजन की वजह से ही है कि मैं बार बार जो स्टैंडर्ड टॉपिक्स हैं पेपर 1 में, तो बार बार वो थीम्स रिपीट हो रही हैं, तो मैंने उसमें रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी डाले हैं। मेरे पास रेडी वैल्यू एडेड मटेरियल है, डायग्राम्स हैं, और जो स्टैटिस्टिक्स या रिसर्च मेथड्स जैसे जो चैप्टर्स हैं जिससे जनरल कैंडिडेट डरता है, वो मैंने पहले ही तैयार कर लिया, क्योंकि वो आएगा, वो बाकी लोग अटेम्प्ट नहीं करेंगे, मैं वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा। तो एग्जामिनर को ये भी लगेगा कि अच्छा, थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर मिल रहा है और इसने अटेम्प्ट भी क्वेश्चन को बहुत अच्छा करा है। कोई उसमें न्यूमेरिकल तो हमें सॉल्व करवा नहीं रहे हैं जिससे कि हम डरें। तो वो चीज जो डरा रही है आपको, वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी। ठीक है। बहुत सारे टॉपर्स के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आंसर्स, टेस्ट सीरीज के आंसर्स रेडीमेड मिल जाएंगे। मैं भी अपने कुछ आंसर्स जो हैं वो डाल दूंगा। कुछ मेरे नोट्स जो मुझे पता है कि बहुत मुश्किल से तैयार होते हैं, कुछ टॉपिक्स नहीं अवेलेबल हैं, काफ़ी ढूंढने के बाद भी मैंने ऑलरेडी वो मेहनत कर ली है। आई एम विलिंग टू शेयर दोज नोट्स। सारे नोट्स तो मैं नहीं शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो तैयारी है ये थोड़ी पर्सनल है। मैं आपको तरीका बताऊंगा किस तरीके से नोट्स बन सकते हैं, जो कहीं पे भी ढूंढने पे जो मटेरियल नहीं मिलेगा वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, और अब मैं अपनी कुछ आंसर स्क्रिप्ट्स भी अपलोड करूंगा टू शो के जो मैं बातें कर रहा हूं यहां पर वो एक्चुअली मैंने अपने पेपर में इंप्लीमेंट की है। तो टॉपर्स के जो आंसर्स हैं उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरे 245 और 240 में जो मार्क्स जो आ रहे थे वो प्लेटो कर गए, डिस्पाइट मैं अपने आप को ये बता रहा था कि आई हैव प्रिपेयर्ड टू द फुलेस्ट। लेकिन जब मेरा सेकंड मेंस था उसमें 245 आए, हाईएस्ट वाज 291। दैट मींस 50 नंबर का तो गैप अभी है ना। मैं कहीं ना कहीं तो बहुत बड़ा फॉल्टर कर रहा हूं, तो देर इज स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट। ये सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम अपने ही उसमें रिजिड रहे कि नहीं यार हम तो बहुत अच्छा लिख रहे हैं, हमको फीडबैक भी अच्छा मिल रहा है, देर इज अ रीजन कि भाई मेरे ऑप्शनल में मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं प्लेटो कर गए, तो मुझे चेंज करना ही पड़ा। तो जितने टॉपर्स हैं उसमें से मैंने उनके आंसर्स पढ़े, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मैं इतना रट्टा इस ऑप्शनल का मार चुका हूं, मुझे इतना कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है, लेकिन एग्जामिनर को वो नहीं पता चल रही है। वो कैसे पता चलेगी? जब आप रियल लाइफ एग्जाम्पल्स डालेंगे, रियल लाइफ केस स्टडीज होगी, कि जैसे जो भी हम स्टैटिस्टिक्स में पढ़ रहे हैं या जो हम रिसर्च मेथड्स में पढ़ रहे हैं, प्रोग्नोसिस डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस डायग्नोसिस में हर कोई डॉक्टर का एग्जाम्पल दे रहा है। यार बजट और इकोनॉमिक सर्वे में भी तो प्रोग्नोसिस यूज होती है, डायग्नोसिस यूज होती है, स्कीम्स की इवैल्यूएशन में ये दोनों चीजें होती हैं। आप वो वाला एग्जाम्पल दो, देखो कितना अलग फ्लेवर उसमें आ रहा है। सीमिंगली वेरी सिंपल थिंग, लेकिन वो प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज हो रहा है। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आप क्या एग्जाम्पल्स दोगे? जब इस लेवल की आप तैयारी पर आ जाएंगे, अपनी आंसर राइटिंग में ये चीज रिफ्लेक्ट होने लग जाएगी, सब जगह पॉइंट्स के नीचे नहीं मैं कह रहा हूं, लेकिन एग्जाम में ये स्प्रिंकल होना चाहिए कहीं ना कहीं, ताकि जो पेपर 1 का आंसर भी है उसमें भी प्रैक्टिकलिटी हो। मेरे हिसाब से साइकोलॉजी इज वन सब्जेक्ट जहां पर ऑलमोस्ट ऑल द यूनिट्स, ऑल द टॉपिक्स आर इंटरलिंक्ड, चाहे वो पेपर 2 हो चाहे वो पेपर 1 हो। तो पेपर 1 में जुडिशियसली पेपर 2 भी यूज करिए, पेपर 2 में तो पेपर 1 यूज करना ही करना है।
जो आपके डायमेंशंस बनते हैं, 100% उसमें चीजें आएंगी। जैसे कम्युनिटी साइकोलॉजी है, उसमें किस तरीके से जो आपने पेपर 1 पढ़ा हुआ है वो कैसे आप यूज करोगे, है ना? तो ये चीजें हैं। सोशल साइकोलॉजी में कैसे आपके जैसे प्रेजुडिसेस की बात हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं क्या वो पर्सनालिटी से लिंक्ड है? क्या आपके वो मोटिवेशन के ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको प्रेजुडिस्ड बनाते हैं, है ना कहीं इमोशंस का लिंक है। तो वो वाले टॉपिक्स क्या आप लेके आ रहे हैं? क्या आप उन साइकोलॉजिस्ट्स का नाम यूज कर रहे हैं? क्या आप उन रिसर्च स्टडीज को यहां पर मेंशन कर रहे हैं? सेम थिंग गोज विद पेपर 1, जो उसकी एप्लीकेशन पेपर 2 में हम पढ़ रहे हैं, जहां भी इमोशंस की बात हो रही है, तो इमोशन ड्रिवन, है ना, ऑलपोर्ट की हम 5 स्टेजेस पढ़ रहे हैं, वो पढ़ तो हम पेपर 2 में रहे हैं सोशल साइकोलॉजी में, लेकिन वो यहां भी तो मेंशन हो सकता है ना, जहां भी इमोशन का सवाल आता है। तो आप एप्लीकेशन देखिए दोनों जगह पर कैसे होती है, तो दोनों को ही एक होलिस्टिक आपको अपने नोट्स जो हैं वो इस तरीके से बनाने कि वो पूरी इंटरलिंकेजेस आपकी हो जाए, एक सवाल पढ़ते ही मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स खुल जाए। तो ये आप टॉपर से भी सीख रहे हैं, ये आप बार बार अपने आंसर्स यूज करके भी सीख रहे हैं। अब आपके पास तो एक ऐसा टूल आ चुका है जिससे कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही आसान हो जाएगी, दैट इज चैट जीपीटी। मैं इसकी प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे एआई टूल्स आ चुके हैं मार्केट में। जैसे हमें दिक्कत होती थी कि बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऐसे क्वेश्चन है यार जिसके आंसर गूगल करने में भी नहीं मिल रहे हैं, या जैसे प्रोबेबिलिटी लर्निंग समझ ही नहीं आ रहा है कि यार ये क्या चीज होती है, गूगल कर लिया वो कुछ मैथ्स के टॉपिक्स पे ले जा रहा है ना, साइकोलॉजी रेलिवेंट चीजें नहीं मिल रही हैं। तो ऐसी चीजों के लिए प्लीज आप चैट जीपीटी यूज कीजिए। चैट जीपीटी पे आप इंडियन एग्जाम्पल्स भी मांग सकते हैं, है ना, केस स्टडीज मांग सकते हैं। तो अब तो आपके आंसर एनरिच्ड नहीं है उसका कोई रीजन ही नहीं है। ये सब चीजें जो हैं वो सप्लीमेंट इससे हो सकती है, मैं सप्लांट नहीं कह रहा हूं, क्योंकि जो आपको क्लैरिटी यहां से आएगी वो यहां से नहीं आ सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको एग्जाम्पल्स मिसिंग है, डेटा मिसिंग है, या आपको लगता है कि इसमें इनोवेशन कैसे लाएं, वो सारी चीज आप चैट जीपीटी यूज कीजिए। ये भी इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन के फॉर्मेट में ही देता है, उसको कोई भी आप कमांड दे दीजिए, प्लीज गिव इन पॉइंट फॉर्मेट, है ना, सब्सटैंशिएट विद, जैसे उसका कोई भी पॉइंट होता है वो सब्सटैंशिएटेड होता है। सेम इज द केस विद आवर आंसर्स। हमारी जो भी स्टेटमेंट है, जैसे एक क्वेश्चन है, मोटिवेशन के ऊपर क्वेश्चन आ गया, या से इंटेलिजेंस के ऊपर क्वेश्चन आ गया, तो हमने जितने साइकोलॉजिस्ट्स पढ़े हैं उसके अंदर उनका नेम ड्रॉपिंग जरूर हो, उनकी थियरी की नेम ड्रॉपिंग जरूर हो, और आंसर जो है बिल्कुल टू द पॉइंट लिखना है। ये नहीं कि यार गार्डनर की अगर थ्योरी आ गई है तो उसमें मेरे 3 पेज के नोट्स है तो मैं तीनों पेज के नोट्स लिख दूंगा, नहीं। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है ना यार, 20 नंबर का क्वेश्चन आया या 15 नंबर का क्वेश्चन आया, उसके साथ राइटर क्वेश्चन भी हो सकता है, तो उसको कितना कंसाइज करके दोबारा लिखना है, ये स्किल जो है ये डेवलप करनी पड़ेगी। मैंने अपने बहुत सारे आंसर्स हैं जहां पर बिल्कुल रटे रटाए क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना, बट देर इज लैक ऑफ स्पेस, क्योंकि हमें लगता है कि यार सब कुछ लिख दो। अब दास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस का अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें यार इतना बड़ा डायग्राम भी आपको बनाना है, उसमें इतनी सारी चीजें, बायोलॉजी वाली भी चीजें हैं, है ना, उसके बाद फिर उसकी एप्लीकेशन भी है, सीएस की भी बात होती है, बहुत चीजें उसमें मेंशन्ड है। लेकिन यार 10 नंबर का अगर सवाल आ रहा है तो वो सब क्या जरूरी है, क्या नहीं है ना, डायग्राम कितना इलेबोरेट आपको डायग्राम बनाने, क्या सारी ही चीजें मेंशन करनी जरूरी है? दैट डिपेंड्स अपॉन योर स्मार्टनेस एंड अवेयरनेस कि यार 10 नंबर का है, 15 नंबर का है, या 20 नंबर का है। आजकल तो 4 पेज आने लगे हैं 20 नंबर के क्वेश्चन में, तो वहां पर यू हैव स्पेस बट डू यू हैव दैट टाइम? वो जुडिशियसनेस, वो वाइजनेस आपके अंदर होनी चाहिए कि यार कितनी डिटेल में उस चीज को लिखना है और कितने इंटरलिंकेजेस ड्रॉ करने हैं हमें। देन वैल्यू एडिशन, जो सारी मैं बात कर रहा हूं आंसर राइटिंग की, वो वैल्यू एडिशन करे कहां से? दिस इज वन सोर्स, दिस इज सेकेंड सोर्स, दिस इज थर्ड सोर्स। न्यूज़पेपर्स आप रीड करते ही हैं, डेली रीड करते हैं भाई, अगर स्ट्रेस के ऊपर कुछ चीज आई है तो डू यूज दैट, है ना। एक्सप्लेन जो होता है उसमें मुझे बहुत बार ऐसी चीजें मिलती हैं एक्सप्लेन पेज पे, या जो ओपिनियन वाला जो पेज होता है उसमें राइट साइड में कॉलम होता है, कहीं ना कहीं साइकोलॉजी के बारे में बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अगर हमें सिलेबस रटा हुआ है, सिलेबस तो सबसे पहले आप रट लीजिए,
सिलेबस रटा हुआ है तो उसकी एप्लीकेशंस आपको यहाँ पर मिल ही जाएंगी, या फिर केस स्टडीज बहुत सारी आती है न्यूज़पेपर में, कहीं ना कहीं छोटा सा करके आपने लिख लिया, उसको नेम ड्रॉपिंग हो जाएगी, है बहुत अच्छी तरह जो आंसर है वो गार्निश हो जाएगा। कुछ एक टेलीग्राम ग्रुप्स भी हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मुझे लगता है कि केस स्टडीज़ कहीं ना कहीं वो मेंशन की जाती हैं, या न्यूज़पेपर की कटिंग्स होती हैं, कुछ लोग मेहनत कर रहे हैं, आप उन टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपकी वैल्यू एडिशन हो जाएगी। नहीं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे पास ये तो टूल सबसे बड़ा है ही है, इसको यूज़ कर सकते हैं कि यार मुझे मेरे आंसर में ये चीज़ की कमी है, इस टॉपिक के ऊपर मुझे ये दे दीजिए, दैट इज़ वेरी सिंपल। एक प्रॉब्लम जो आती है साइकोलॉजी की प्रिपरेशन में वो ये है कि आप इस प्रिपरेशन में अकेले होते हैं, बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी ऑफ ऑल दीज सोर्सेज। ये एक विशियस साइकिल बन जाती है। बहुत अच्छी कोचिंग की कमी है, क्योंकि कंपटीशन इन द मार्केट इज लेस, तो इनोवेशन कम हो रही है, कंटेंट उतनी क्वालिटी का डेवलप नहीं हो रहा है, टेस्ट सीरीज उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं है, आंसर राइटिंग उतनी इंप्रूव नहीं हो रही है ना, तो बच्चे इस ऑप्शनल को कम ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक विशियस साइकिल बन गई। तो एक जो पीयर ग्रुप दूसरे ऑप्शनल्स को मिलता है, जो मेंटरशिप और गाइडेंस दूसरे ऑप्शनल को मिलती है, अगर आपके 2 या 3 फ्रेंड्स इस ऑप्शनल के इकट्ठे हो जाएं, नथिंग बेटर देन दैट। लाइक माइंडेड लोग अगर आपको मिल जाएं, ये तो कमाल ही है आपकी प्रिपरेशन में। लेकिन ये है कि लाइक माइंडेड लोग हों, इक्वली पार्टिसिपेट करें, ये नहीं है कि यार मैं सिर्फ एब्जॉर्ब ही एब्जॉर्ब कर रहा हूं, मैं कुछ दे नहीं रहा हूं। उस पीयर ग्रुप में जनरली ये हो जाता है। मैंने भी एक ग्रुप, अनोनिमस ग्रुप हमने टेलीग्राम का बनाया था, तो उसमें मैं अपने नोट शेयर कर रहा था, लेकिन वहां से नहीं हो रहे थे, तो फिर आई हैड टू लीव दैट ग्रुप, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज अ कॉम्पिटिशन। लेकिन अगर आप कोलैबोरेटिव कंपटीशन कर सकते हैं, एक अच्छा पीयर ग्रुप बना सकते हैं, तो नथिंग बेटर देन दैट। और मेरे ख्याल से ये करना चाहिए। एग्जाम में देख लेंगे कि जो कंपटीशन है वो वहां पर हो, प्रिपरेशन स्टेज में तो आप कोलैबोरेट कीजिए, ठीक है। तो टेलीग्राम कैन बी वन ऑफ द सोर्स, क्योंकि ये जैसे टेलीग्राम के ग्रुप्स हैं, है ना, और जो जो भी टेस्ट सीरीज में लोग आ रहे हैं, आप अपने टीचर से बात कर सकते हैं कि सर या मैम, हमको जो मेरी प्रिपरेशन लेवल पर जो कैंडिडेट है उसकी कॉपी शेयर कर दीजिए, या उसका नंबर शेयर कर दीजिए, हम लोग कोलैबोरेट करना चाहते हैं। तो आई थिंक अगर ये चीज़ आप कर पाएं तो बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, यू विल पुल एवरीबडी अप इन योर ग्रुप। मेरे पास ये नहीं था, तो इसीलिए मैं खुद से ही पढ़ता जा रहा था, खुद से ही इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा था। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, 245 से 300 तक क्या गया, आई थिंक एक सोल जो रीजन हो सकता है, वो मुझे एक पीएसआईआर वाले कैंडिडेट से पता चला। मेरे एक फ्रेंड था, उसने मुझे एक स्टेटमेंट बोली अपना ऑप्शनल का, जब उसने पेपर लिख के आया तो उसने बोला कि यार इट वाज एज इफ मेरे सामने मेरा लैपटॉप खुला हुआ है और मैं उसमें से नोट्स लिख रहा हूँ, मेरा पेपर इतना अच्छा हुआ है। तो मेरे लिए भी यार ये चीज कॉमन थी कि यार मेरे को अपने नोट्स इतने ज्यादा रटे हुए हैं कि इट इज एज इफ कि मैं अपने पन्ने पलट रहा हूँ, और वो सब नोट्स जो हैं वो स्टैंडर्ड बुक्स में से बने हुए हैं, एग्जाम्पल्स भी वही है ना, एक्सपेरिमेंट्स भी वही है, केस स्टडीज भी वही है, और मैं वो सब चीजें एज इट इज अपने आंसर्स में रिप्रोड्यूस करके आ रहा हूँ, तभी मैं कह रहा हूँ कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है। जब मार्क्स आए तो उसके 220s में मार्क्स थे, और मेरे 240s में मार्क्स थे। टॉपर के कितने? 291। तो मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि यार मे बी सम प्रैक्टिकलिटी इज मिसिंग, है ना। दो जगह पर ये चीज कॉमन हो गई, वो भी अपने लैपटॉप से लिख रहा है, अपने दिमाग में उसने खोल लिया है, मेरे को भी इतनी चीजें रटी हुई हैं, मैं भी स्टैंडर्ड चीजें लिख रहा हूँ। एग्जामिनर को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि यार ये तो बड़ा कॉमन है ना, एवरीबडी इज राइटिंग दिस। तो व्हाट इज दैट एलिमेंट जो शो करता है कि यस यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बेटर देन अदर्स। जो चीजें मैंने यहां पर मेंशन करी थी, प्रैक्टिकलिटी इन योर आंसर्स, रियल लाइफ केस स्टडीज, रियल लाइफ आंसर्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स, कहीं ना कुछ इनोवेशन। डायग्राम कितना अच्छा आप बना रहे हो, एनसीईआरटीज में बहुत अच्छे डायग्राम्स दिए हुए हैं, बैरन में कई बहुत अच्छे डायग्राम्स दिए हुए हैं, स्मारक स्वयं बुक में तो अमेजिंग डायग्राम्स हैं। वो डायग्राम्स को आप टेम्पलेट बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं, जैसे एक उसमें बहुत कमाल का एग्जाम्पल है, 3 फैक्टर्स की बात होती है। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स,
प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स, रीइंफोर्सिंग फैक्टर्स। किसी भी इवेंट को होने में ये तीन फैक्टर्स हमेशा होंगे ही होंगे। इट इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू डिसऑर्डर्स, इट इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू थेरेपीज, ये हर जगह होगा। अगर कहीं प्रेजुडिस हो रही है, या कहीं मॉब हो रहा है, या कहीं वायलेंस हो रही है, या आपको स्ट्रेस हो रहा है, या कोई आप में पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, या कुछ भी हो रहा है, ये तीन फैक्टर्स हमेशा होंगे। व्हाट वाज द प्री डिस्पोजिंग कॉज, पहले से क्या रूट कॉज थी, वहां पर क्या समस्या थी। इमीडिएट फैक्टर क्या है जिसकी वजह से वो इवेंट हुआ। जैसे कहीं लिंचिंग हो गई, व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज। हो सकता है कि सोसाइटी जो थी वो पहले से ही प्रेजुडिस थी, है ना, या कम्युनल क्लैशेस के उसमें पहले से ही इंसिडेंट्स रहे हैं। और एक इवेंट हो सकता है जो प्रेसिपिटेटिंग कॉज हुआ कि एक व्हाट्सएप इमेज शेयर होगी जो मॉफ थी, दैट इज द प्रेसिपिटेटिंग कॉज। व्हाट इज द रीइंफोर्सिंग कॉज। रीइंफोर्सिंग कॉज ये हो सकता है कि हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो इतना रोबस्ट अभी नहीं है, जिससे कि डेटरेंस नहीं क्रिएट हो रही है। पढ़ते ये डायग्राम हम डिसऑर्डर में है, लेकिन ये बन कितनी जगह पर रहा है, ये चीज हमको इंप्लीमेंट करनी है। तो जो स्मारक स्वयं किताब लिखी हुई है सर ने, ये अमेजिंग रिपोजिटरी है इन डायग्राम्स की। ये आप एथिक्स में कीजिए, ये आप जीएस में करिए, कमाल की चीज है ये चीज। यूज वैल्यू बढ़ाइए अपने डायग्राम्स की। ऐसी में कुछ और जो एग्जाम्पलर्स हैं अपने डायग्राम्स के, मैं वो भी शेयर कर दूंगा ताकि आप खुद जनरेट करें। पेपर 2 में ये चीज बहुत ज्यादा हेल्प की है मुझे, और कॉन्सेप्ट्स को याद करने में भी बहुत आसानी होती है जब आप वहां पर लिख रहे होते हैं। तो क्योंकि पेपर 2 इज सो वास्ट, उसमें कंटेंट जो है बुक में तो बहुत कम है, लेकिन वैसे काफी ज्यादा वास्ट है, क्योंकि क्वेश्चन की एप्लीकेशन इज ह्यूज। तो वो सब चीजें नहीं याद रहती हैं। पेपर 1 के कॉन्सेप्ट्स तो रटे होते हैं, पेपर 2 के जनरली रटे नहीं होते हैं। तो वो डायग्राम्स के थ्रू ही याद रहते हैं, उसी के थ्रू ही उसकी एप्लीकेशंस जो है वो आप कर पाते हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है कि जो 3 महीने हैं ये स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ, प्रीलिम्स आपका हो गया है, अब मेंस की तरफ हम जा रहे हैं, सॉरी मेंस की तरफ हम जा रहे हैं, तो अराउंड 3 मंथ्स हैं हमारे पास। तो व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं तो आई थिंक उस डेट पे स्टिक करना बहुत आसान है। अगर आप एग्जाम जो टेस्ट सीरीज की जो भी टेस्ट्स हैं उनकी डेट्स पे स्टिक करें, आपका बहुत ही अच्छी तरह प्रिपरेशन हो जाएगा। लेकिन उसमें एक कमी मैं बता देता हूं जो मुझे फील होती थी, वो ये थी कि बहुत सारी टेस्ट सीरीज मार्केट में ऐसी हैं कि अगर 15 सितंबर को आपका मेंस स्टार्ट हो रहा है, तो जो फाइनल टेस्ट हो रहा है ना आपका फुल सिलेबस का जो टेस्ट है, वो 8 या 9 सितंबर को हो रहा होगा। तब तक तो हम अपनी प्रिपरेशन को लिंगर नहीं कर सकते ना, हम तो यार ये चाहते हैं कि हमारा 3-4 बार रिवाइज हो जाए। जो कैंडिडेट फर्स्ट टाइम साइकोलॉजी पढ़ रहा है या फर्स्ट टाइम मेंस लिख रहा है, उसके लिए तो इट इज परफेक्ट कि आप अपना टेस्ट सीरीज के हिसाब से चलिए, क्योंकि जीएस भी आपको साथ साथ करना है तो टाइम बहुत कम मिलता है। आपका एक बार जो है तैयारी हो जाएगी, एक बार आपकी रिवीजन हो जाएगी और आपने लिख भी लिया, तो दैट इज गुड इनफ फॉर दैट कैंडिडेट जो फर्स्ट टाइम मेंस लिख रहा है। लेकिन जो दूसरी तीसरी चौथी बार लिख रहे हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल है कि यार आई वुड नॉट सजेस्ट कि यू लिंगर ऑन टिल 8 और 9 सितंबर की। अच्छा यार फुल सिलेबस का टेस्ट जो है वो इतना लेट होगा 1 वीक बिफोर जो आपका एक्चुअल एग्जाम है। तो मैंने जो टेस्ट सीरीज लिखी थी उसमें मैंने सर से रिक्वेस्ट करा था कि प्लीज़ मुझे अपने जितने भी टेस्ट आपके प्रिपेयर्ड हैं वो मुझे पहले दे दीजिए, क्योंकि मैं 3-4 बार अपने ऑप्शनल को रिवाइज करना चाहता हूँ, और मैं हर हफ्ते टेस्ट लिख रहा हूँ। हर 2 हफ्ते छोड़ के नहीं लिखना मेरे को। मैं तो आई एम रेडी टू राइट टेस्ट इन फ्यू डेज। 4-5 दिन लगा के फटाफट रिवाइज कर लिया, उसके बाद अपना टेस्ट लिखा। उसका फीडबैक जब आएगा आएगा। खुद से इवैल्यूएट कीजिए कि यार मेरे नोट्स में ये चीज़ थी, मैंने वैल्यू एडिशन ये चीज़ सोची हुई थी, क्या मैं वो अपने आंसर में अप्लाई कर पाया हूँ, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट तो नहीं छूट गया। वहीं पर ही अपना रेड पेन से लिख लीजिए। जो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, जो टाइम बाउंड नहीं करे हैं,
क्योंकि वो आपको बहुत अच्छे वैल्यू एडिशन लोडेड बनाने हैं, क्योंकि वो ही थीम्स तो रेकरेंट आ रही हैं। भाई 30 आपकी यूनिट्स हैं, से वैसे तो 28 है, फॉर द सेक ऑफ इजी मैथमेटिक्स 30 अगर आपकी यूनिट्स हैं और हर यूनिट में 10-10 थीम्स हैं, तो 300 थीम्स हो गई, जिसमें से क्वेश्चन आते हैं उसको चलो एक्स्ट्रापोलेट करके 400 थीम्स कर लीजिए। उसके ऊपर आपने ऑलरेडी आंसर लिख लिया है, आपके बहुत अच्छा कंटेंट उसमें डेवलप हो चुका है और उस कंटेंट की यूज वैल्यू हैज इंक्रीज्ड, तो आप उसको फटाफट रिवाइज कर सकते हैं। तो अपने टेस्ट्स को उन थीम्स के साथ मैच करके देखिए, क्या जो मैं सोच रहा था ये चीज मैं इंप्लीमेंट करूंगा, या मैंने टॉपर के नोट्स में ये चीज देखी थी, एम आई एबल टू डू इट। जो रिपीटर्स हैं इस एग्जाम में 2-3 बार मेंस लिख चुके हैं, उनके लिए अपना टाइम टेबल डिफरेंट रखना प्लीज। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस कीजिए। जब भी टेस्ट आए, अगर आप रिक्वेस्ट कर लें जो भी मैम या सर हैं जो भी आपकी टेस्ट सीरीज बना रहे हैं, क्रोम, संकेत सर या वट जितना भी जो भी मार्केट में चल रहा है जहाँ पर भी आप एनरोल कर रहे हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैम जो रिपीटर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा आप ऐसा मॉड्यूल बना दीजिए जिसमें कि 3-4 यूनिट्स जो हैं वो कंबाइंड हो, रादर देन हर यूनिट का इंडिविजुअल हो। हर यूनिट का इंडिविजुअल टेस्ट इज गुड इनफ फॉर दोज कैंडिडेट्स जो फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं, है ना, उनको हर एक छोटे छोटे टॉपिक के ऊपर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। लेकिन जो लिख चुके हैं मेंस, उनके लिए थोड़ा सिनेरियो इज डिफरेंट, तो वो चीज़ है, वो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और मैं कहूँगा कि 3 बार तो एटलीस्ट आप कोशिश कीजिए, जो रिपीटर्स हैं अपना ऑप्शनल रिवाइज कर लीजिए। आपको शुरू में हो सकता है कि 45 डेज लगे पूरा रिवाइज करने में, यू आर लेफ्ट विद 45 डेज मोर। उन 45 डेज में 2 बार आप रिवाइज कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको अपना जीएस भी देखना है, आपको अपना एसए भी देखना है। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि वो आप 3 बार का अगर आप अपना टारगेट रख के चल रहे हैं तो एटलीस्ट 2 बार तो आप कर ही रहे हैं ना रिवाइज, ठीक है। देन देर इज कंफ्यूजन रिगार्डिंग द 5 डेज। जब आपका GS4 हो जाएगा उसके बाद लैंग्वेज के पेपर के बीच में और GS4 जब हो जाता है उसके बीच में 5 दिन होते हैं, उसमें क्या करना है। उसमें आई वुड सजेस्ट कि जो आपने थीमेटिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं और जो आपने टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट की है, आप सिर्फ उन चीज को रिवाइज कीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ योर मेंस आंसर्स इज ऑलरेडी इन योर हेड। आप किताब खोल के मत बैठिए। हमें उस स्ट्रेस में ऐसा लगता है कि यार ये चीज याद नहीं आ रही, ये तो बड़ी बेसिक है, मैं बैरन खोल के बैठ गया। उससे क्या होगा कि आपका जो टाइम है वो आप ज्यादा लेंगे एक टॉपिक को रिवाइज करने के लिए, जिसको 10 मिनट में करना है आपने। हो सकता है कि उसमें 3-4 घंटे आप ले जाए। मैंने ये गलती करी है अपने प्रीवियस अटेम्प्ट्स में। एक बार ऐसा हुआ था जब मैंने फर्स्ट टाइम अपना मेंस लिखा था कि मैं इन 5 दिनों में एक बार भी पूरा रिवाइज नहीं कर पाया था, क्योंकि मैं अपने पूरे नोट्स पढ़ रहा था। और मैं जैसे एक टॉपिक पढ़ा उसके बाद मैं रिवाइज कर रहा हूँ कि अच्छा ये चीज़ मुझे याद हो गई है, ये नहीं हो गई, ये एग्जाम्पल है या नहीं है। वो नहीं करना हमने, क्योंकि हमने यूज वैल्यू बढ़ा ली है, हमारी थीम्स तैयार हैं, हमारी वैल्यू एडिशन तैयार है, हमारे एग्जाम्पल्स तैयार हैं, केस स्टडीज तैयार हैं, डायग्राम्स तैयार हैं। सिर्फ इन्हीं चीज को फटाफट फटाफट ट्राई करना है। एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है इसके लिए। मैं क्या करता था कि 2-3 क्वेश्चन जो बहुत अच्छे होते हैं, जब मैं अपनी टेस्ट सीरीज लिखी है या जब मैं PYQs कर रहा हूं, तो मैं वहीं पर फाइंड आउट कर लेता था कि यार ये 3-4 क्वेश्चन हैं जिससे ना पूरा यूनिट जो है पर्सनैलिटी का वो रिवाइज हो जाएगा, या मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज जो है वो रिवाइज हो जाएंगे। तो फटाफट जॉट डाउन करेंगे, पूरा आंसर नहीं लिखेंगे, ये लिख देंगे अच्छा इसमें ये चीज है, इसको इंटरलिंकेजेस यहां से हो सकते हैं, इसमें ये डायग्राम बनाऊंगा। पूरा मत बनाइए, बस वो ऐसे ही रफ कि ये चीज मैं करूंगा। जब आप ये इस लेवल पर पहुंच जाएंगे तो वो आपकी रिवीजन हो गई उस टॉपिक की, वो एग्जाम में आपको याद आ जाएगा। कुछ नहीं याद आ रहा है तो आप अपने नोट्स पर वापस जाइए कि यार ये तो बिल्कुल ही मैं भूल गया हूं, ये टेस्ट सीरीज में भी नहीं पूछा था और मेरे PYQ थीम्स में भी नहीं है, लेकिन ये आजकल बड़ा रेलेवेंट है, पिछले 2-3 साल में ये पूछा गया है। तो जस्ट गो बैक टू योर स्टैंडर्ड मटेरियल, आपके नोट्स या जो आपकी बुक है उसमें से एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो आई वुड से आपका जो वैल्यू एडिशन वाला कंटेंट है और जो थीम्स हैं, क्योंकि जैसे जो 400 हमने अभी बात करी कि 400 450 के अराउंड जो थीम्स है, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं है, उनको रिवाइज करने के लिए मेरे ख्याल से 1.5 से 2 दिन इज सफिशिएंट।
उसके बाद जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं वो भी आप रिवाइज कीजिए अगले दिन में, और अगले जो 2 दिन है उसमें एक बार इसको दोबारा से रिवाइज कर लीजिए। तो 2 बार आपका यहाँ रिवाइज हो जाएगा, 2 बार मिनिमम आपका इन 3 महीनों में रिवाइज हो जाएगा। तो आप 4 रिविजन्स तो करके जा ही रहे हैं, विद अ लॉट ऑफ आंसर राइटिंग, विद अ लॉट ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर राइटिंग। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आई विल रिपीट, उसमें टाइम बाउंड लिखने की कोशिश मत करिए, लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, लेकिन उसका पर्पस ये है कि इन 5 दिनों में जो रिवीजन करनी है इंपॉर्टेंट एरियाज की, उसके लिए एक अच्छा आंसर मेरे पास रेडी हो। उसको आपने सप्लीमेंट कराए अपने टेस्ट सीरीज से, जो भी आपको वहां से फीडबैक मिला है, या टॉपर्स की कॉपी में आपको कुछ बहुत अच्छी वैल्यू एडिशन मिली है, या चैट जीपीटी से जो भी आपको एक बहुत अच्छे इंडियन एग्जाम्पल्स मिल गए हैं, इंडियन साइकोलॉजिस्ट का यूज कर रहे हैं आप, है ना कहीं आपने लिख दिया फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी या फादर ऑफ कम्युनिटी साइकोलॉजी, जहां पर भी वो नाम आएगा, तो इट टेक्स फ्यू सेकेंड्स। लेकिन एग्जामिनर को ये लगता है कि यार हाँ ठीक है, इट इज गुड, वो शो करता है कि आपने थोड़ा सा ज्यादा पढ़ा है, उसमें थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट डाला है। आप इनोवेट कैसे करेंगे इस पेपर में आंसर राइटिंग में, उसके लिए एक और मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन ये कुछ बेसिक्स थे जो मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे डिस्कस करने चाहिए थे। एंड उसके बियॉन्ड अगर और आप किसी टॉपिक पे डिस्कशन चाहते हैं साइकोलॉजी के रिलेटेड, प्लीज़ इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दीजिए, और मैं कुछ और सेशंस भी लूँगा, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में ये सेशंस ले लूँगा, जिसमें कि कुछ आंसर राइटिंग भी मैं डिस्कस कर सकता हूँ, कुछ और जो क्वेरीज होंगी, पर्सनल क्वेरीज होंगी इस साइकोलॉजी ऑप्शनल के रिलेटेड, दैट विल ऑल्सो आई डिस्कस। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।